नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज आज के समय में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है। और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिस कारण हमें इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पाता। आज का वीडियो इसी विषय पर। इस वीडियो में जानेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से रिलेटेड मिथ या भ्रांतियों के बारे में, जिन्हें जानकर आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप वैष्णव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर संदीप वैष्णव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप वैष्णव एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एवं उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि असल में कब्ज होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भ्रांति होती है कि यूजली रोज मोशन अगर पास ना हो या एक बार में पेट साफ ना हो या पेट में भारीपन रहता है तो लोग इसे कब्ज मानने लगते हैं। कुछ लोग तो सिंपल ब्लोटिंग को भी कब्ज मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की डेफिनेशन समय के साथ बदलती रही है। जो इनिशियली जो डेफिनेशन थी वो लार्जली फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस बॉवल मूवमेंट्स यानी रोज आपको कितना मोशन होता है या कितनी बार होता है उस पर बेस्ड थी। उसके अनुसार अगर एक सप्ताह में अगर आप 3 बार भी मोशन पास करते हैं तो आपको कब्ज नहीं है। लेकिन ये परिभाषा वेस्टर्न कंट्रीज के आंकड़ों पर आधारित है और इंडियन पॉपुलेशन में ये फिट नहीं बैठती है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। इस वजह से खाने में रेशे की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है। साथ ही इंडियन पॉपुलेशन में लैक्टोज माल अब्जॉर्प्शन भी कॉमन है। सो इंडियन पॉपुलेशन में मोशन पास करने की फ्रीक्वेंसी 1 या 2 स्टूल्स पर डे की होती है। इन कारणों को देखते हुए आजकल फ्रीक्वेंसी बेस्ड परिभाषा की जगह सिम्टम्स क्लस्टर बेस्ड डेफिनेशन ने ले ली है। मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा लक्षण होने पर ही आपको कब्ज से पीड़ित माना जाता है। और ये लक्षण है हार्ड स्टूल, मतलब कि कठोर मल पास होना। दूसरा लक्षण है स्ट्रेनिंग, मतलब मल पास करने के लिए अत्यधिक जोर लगाना। अगला है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब एक बार में पेट साफ ना होना। और उसके अगला है सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ब्लॉकेज, मतलब ये महसूस होना कि जब आप स्टूल पास करने के लिए जोर लगाते हैं तो लैट्रिन का रास्ता खुलने के बजाय बंद हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं मैनुअल इवैक्यूएशन, मतलब मल निकालने के लिए उंगलियों की मदद लेना। और लास्ट है इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट्स, यानी कि सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल पास करना। हमारे देश में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट की प्रेवलेंस करीब 12 से 17% है, मतलब कि हर 6वां और 7वें व्यक्ति को कब्ज है। कुछ स्टडीज में तो ये 25% तक पाई गई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कब्ज ज़्यादा आम है और वर्किंग पॉपुलेशन की तुलना में नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में कब्ज ज़्यादा कॉमन है। खान पान की खराब आदतें, तरल पदार्थ कम लेना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, टॉयलेट टाइमिंग इरेगुलर और इनएडिक्वेट होना, ये सब कॉन्स्टिपेशन के रिस्क फैक्टर होते हैं। अगला मिथ है, कुछ लोग सोचते हैं कि कब्ज का मतलब है अपच, यानी कि खाना पचता नहीं है या आंतें कमज़ोर हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंतों की गति धीमी हो सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि खाना छोटी आंत पचाती है, कब्जी बड़ी आंत की वजह से होती है जो केवल पानी सोखने का काम करती है। अगली भ्रांति है कि क्या कब्जी भी अलग अलग प्रकार की होती है। यस, कब्जी 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की को मेडिकल भाषा में नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसमें आंतों की गति सामान्य होती है और इसमें जनरली स्टूल की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी नॉर्मल होती है, लेकिन मरीज को हमेशा लगता रहता है कि वह कॉन्स्टिपेटेड है। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जैसा उसका पेट साफ ना हुआ हो, पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है और पेट में ब्लॉटिंग जैसी फीलिंग आती है। दूसरे प्रकार को मेडिकल भाषा में कहते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। इसमें आंतों की गति धीमी हो जाती है, इस वजह से मल आंतों में ज़्यादा समय तक रहता है। इसलिए इस तरह की कब्जी में सामान्यतः स्टूल ज़्यादा हार्ड होता है या कठोर होता जाता है और कई बार 2 दिन या 3 दिन में मरीज को लैट्रिन होती है। अगला प्रकार है फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। इस प्रकार की कब्जी में मल त्यागने की प्रक्रिया में समस्या आ जाती है। सामान्यतः इन लोगों को मल त्यागने में ज़्यादा समय लगता है। ये समय आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है एवं इनको कई बार उंगलियों से भी मल निकालना पड़ता है और ये लोग सामान्य दवाइयों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कब्जी के लिए कोई जांच है जिससे पता चल सके कि कब्जी किस प्रकार की है। दोस्तों बिल्कुल, इसके लिए जांच होती है, जैसे कि कोलोनिक ट्रांजिट स्टडी और एनोरेक्टल मैनोमेट्री, जिससे हम कब्जी के प्रकार का पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कब्जी एक आम बीमारी है, तो अक्सर लोगों की ये भ्रांति होती है और ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये एक गंभीर रोग है
या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हमें पता चल सके कि अब ये गंभीर हो गया है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर कब्जी के साथ हो तो कोई गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं और आपको जल्दी जांच कराने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि कोलोनोस्कोपी। और ये लक्षण हैं जैसे कि बुखार आना, बिना कारण वजन कम होना, लैट्रिन में खून आना, पेट में गांठ का महसूस होना, या आपको 45 साल की उम्र के बाद अचानक कब्जी हो जाना, या आपके परिवार में किसी को आंतों का कैंसर रहा हो। एक अन्य सवाल जो लोग पूछते हैं वह है कि क्या जीवन शैली या खान पान में परिवर्तन से कब्ज से बचा जा सकता है और क्या इसका उपचार संभव है। देखिए, अच्छा खान पान व फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, नियमित व्यायाम करना निश्चित रूप से आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, चाहे कब्ज हो या ना हो। कुछ स्टडीज़ में हमें ये मिला है कि आपकी डाइट में फाइबर यानी रेशे की मात्रा या पानी की मात्रा कम हो, या आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं या पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं तो चांसेस हैं कि आपको कब्ज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं चीज़ों से आपको कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये परिवर्तन सिंपल, सेफ, हेल्दी एंड ईजी टू फॉलो होते हैं, हर फिजिशियन इन्हें रिकमेंड करता है। हालांकि हमारे पास इसको सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक डाटा लिमिटेड है। अगली भ्रांति है कि कब्ज की समस्या बुजुर्ग लोगों यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन को ही होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कब्ज एल्डरली पॉपुलेशन में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, बल्कि ये एल्डरली पॉपुलेशन के साथ ही यंगर पॉपुलेशन में भी मिल सकता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है और आप किस प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज़, डायबिटीज़, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के मरीजों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा पाया जाता है। यदि इनमें ली जाने वाली दवाइयों को बदला जाए तो कुछ लाभ हो सकता है। दोस्तों, एक भ्रांति ये भी है कि भोजन में अधिक रेशे यानी फाइबर का सेवन करने से कब्ज नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि फाइबर यानी रेशा हमारे भोजन में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सुपर फूड है जो हमारे भोजन के साथ मिला है। अमेरिकन डाइटेटिक्स एसोसिएशन के अनुसार 25 ग्राम फाइबर एडल्ट महिला को और 38 ग्राम्स फाइबर एडल्ट पुरुष को रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में लेना होता है। लेकिन फाइबर का सेवन अधिक मात्रा में करने से भी इंटेस्टाइन में गैस, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, खासकर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीजों में। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में मल अगर सख्त हो तो वह बहुत ही दर्द के साथ पास होता है और पेनफुल होता है। ऐसी परिस्थिति में पर्याप्त पानी का सेवन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी हमारे मल को मुलायम करता है, जिससे उसे त्यागने में मदद होती है। महिलाओं में पर्याप्त पानी की मात्रा 2.7 लीटर प्रतिदिन होती है और पुरुषों में 3.7 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए। साथ ही रिसर्च में ये पाया गया है कि ज़रूरत से अधिक पानी भी मल की कंसिस्टेंसी को नहीं बदल पाता है और वह पेशाब के द्वारा शरीर से निकल जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज को डिहाइड्रेशन की समस्या है और अगर वो पानी का पर्याप्त सेवन करता है तो उसे मल त्यागने में आसानी होगी। अगली भ्रांति है कि कॉफ़ी का सेवन करने से मल आसानी से त्याग हो जाता है। ये सही है कि कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने में और बाउल मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एक्सेसिव कैफीन डाययूरेटिक की तरह काम करता है, मतलब वह हमारे शरीर से पानी को पेशाब के द्वारा बाहर निकालता है। यानी कॉफ़ी पीने के बाद हमें बार बार पेशाब होने लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉफ़ी का सेवन कम करें। मानसिक तनाव ही कब्ज का कारण होता है, ये भी एक भ्रांति है। ये सही है कि मानसिक तनाव कब्ज का एक प्रमुख कारण है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन से संचालित होती हैं। इसलिए जब हमें मानसिक तनाव होता है तो हमें लगता है कि हमें कब्ज हो गया है, क्योंकि हमारा बाउल मूवमेंट थोड़ा धीरे हो जाता है। पर यह अकेला कारण नहीं है, क्योंकि जब हमें तनाव होता है तब हम अपने आहार पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी गलत चीज़ें खाते हैं जो हमारे डाइजेशन को नुकसान देती है। साथ ही हम नींद पूरी नहीं लेते हैं, ना ही प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ना ही पर्याप्त पानी का सेवन करते हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर कब्ज की समस्या उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी लाभप्रद होगी। मैं डॉक्टर संदीप वैष्णव, पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ, जयपुर में कार्यरत हूँ और पेट, आंत, लीवर और पैंक्रियास से संबंधित बीमारियों की जानकारी और इलाज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप वैष्णव, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.zadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा
हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैट डॉग हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।